हेलो फ्रेंड्स, आरजे एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के ज्योग्राफी की चैप्टर 4 की बात करेंगे। दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर का नाम है कृषि। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कृषि, ठीक है। तो कृषि जो है ये शुरू करते हैं दोस्तों। ये एक कहानी के माध्यम से कृषि को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसे गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव में अपनी गुज़र बसर कर रहे थे, ठीक है। एक गांव में गुजर कर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने एक किसान की खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों को कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पादन तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये 3 प्रक्रियाएं यहाँ पे सम्मिलित होती हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं, ठीक है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्क्रमण से है। कृषि, मत्स्य संग्रहण उसके अच्छे उदाहरण हैं। तो दोस्तों, कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन सभी क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग करती हैं, ठीक है दोस्तों। सेवा कार्यों द्वारा सहयोग करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन ये तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। पॉइंट को नोट करिएगा दोस्तों। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए ये दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये देखिए, ये कृषिगत भूमि का विश्व वितरण दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे जो हरे हरे क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब कृषिगत क्षेत्र हैं जहाँ पे कृषि होती है, ठीक है। ये देखिए भारत का एरिया है, ये आपके अफ्रीका के एरिया हैं पूरा, ये आपका उत्तरी अमेरिका का एरिया है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका का एरिया है, ये आपका यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये आपका चाइना का क्षेत्र है। तो इस तरह से पूरे विश्व में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों, क्या आप जानते हैं तो यहाँ से जो है देखिए, इस तरह से जैसे एग्रीकल्चर की बात की गई है, तो एग्रीकल्चर की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। इसके बाद देखिए सेरीकल्चर है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए सेरीकल्चर ये रेशम उत्पादन से संबंधित है। रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पिसीकल्चर, इसको मत्स्य पालन कहते हैं, जिसमें विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है। विटीकल्चर की बात करते हैं दोस्तों, ये द्राक्षा कृषि होती है, अंगूरों की खेती होती है, ठीक है। हार्टिकल्चर की बात करते हैं तो उद्यान कृषि होता है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, ये क्या होता है? हार्टिकल्चर
हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। अब देखिए कल्चर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर और हार्टिकल्चर इस तरह से दिया गया है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछता है, प्रश्न को मिलान करने के लिए यहाँ से देता है। तो देखिए कृषि तंत्र की बात करते हैं, आगे दिया गया है कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र में निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। कृषि के प्रकार की हम दोस्तों बात करते हैं तो कृषि के प्रकार में विश्व के कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब दोस्तों निर्वाह कृषि क्या होता है? तो निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि, जो निर्वाह कृषि होती है, ठीक है, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। ठीक है, निर्वाह कृषि जैसा कि नाम से ही आपको विदित हो रहा है कि ये कृषि कृषक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम में खेती करता है। अब देखिए दोस्तों, गहन कृषि में है किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये गहन निर्वाह कृषि जो होता है ये दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ कृषि के प्रकार दिए गए हैं। देखिए स्थानांतरित कृषि जो होता है क्या होता है तो और किन क्षेत्रों में किया जाता है, यहाँ पे इसकी चर्चा की गई है। तो देखिए अमेज़न बेसिन के सघन एवं क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक स्थान पे लोग कर लेते हैं खेती, फिर जब वहाँ से हटके फिर दूसरी जगह मतलब स्थानांतरित हो जाते हैं कृषि के लिए। तो ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर्तन एवं दहन भी इसको कहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों चलवासी कृषि क्या होता है? तो चलवासी पशुचारण ये सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। पशुचारण मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, खाल या अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। अब देखिए दोस्तों वाणिज्यिक कृषि क्या होती है?
तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों अपनी पर्टिकुलर यूज के लिए नहीं बल्कि बाजार में इसको बेचा जाता है और इससे क्या होता है, इससे अर्थ एकत्रित किया जाता है या धन एकत्रित किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा होता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये जो है देखिए चलवासी कृषि, चलवासी कृषि का उदाहरण है। और देखिए ये यहाँ पे गन्ने की रोपण कृषि की जाती है, रोपण कृषि यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, मिश्रित कृषि को उसको कहते हैं। तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। मतलब दोस्तों इसमें किसान जो होते हैं वो जो है खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इनको साथ में जोड़ के मिश्रित कृषि कही जाती है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे रोपण कृषि की बात करी जा रही है। तो रोपण कृषि जो है वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या उगाया जाता है? चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही हो या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद दोस्तों मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। तो इसमें दोस्तों गेहूँ है, चावल है, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट, कपास रेशेदार फसल हैं। चाय और कहवा ये मुख्य पेय फसलें हैं। इसके बाद दोस्तों आइए एक एक फसल की चर्चा करते हैं। तो चावल की सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो चावल की दोस्तों चर्चा करते हैं। तो यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों के मुख्य आहार हैं। कहाँ के दोस्तों? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय के प्रदेशों के मुख्य आहार हैं। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, इसमें जल रोकने की क्षमता हो, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत है, जापान है, श्रीलंका है और मिस्र है। अनुकूल जलवायु की दशाओं में जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। अब दोस्तों आइए चर्चा करते हैं गेहूं की। तो गेहूं की चर्चा करते हैं जब हम, तो देखिए गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत के विस्तृत रूप में उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में भी उगाया जाता है। अब देखिए दोस्तों मिलेट की बात करते हैं। तो मिलेट क्या होता है? देखिए ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च में मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मक्का की। ठीक है, तो मक्का की जब हम बात करते हैं तो देखिए इसके लिए मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है।
वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मैक्सिको में उगाया जाता है। अब आइए दोस्तों कपास की बात हम करते हैं। कपास की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम कपास की बात करते हैं तो देखिए इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ठीक है। पटसन की बात करते हैं दोस्तों, पटसन की बात करते हैं तो इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। इसके बाद दोस्तों काफ़ी की बात करते हैं तो काफ़ी इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील काफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। क्या आप जानते हैं मक्के को कार्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए रोचक तथ्य की बात करते हैं तो काफ़ी के पौधे की खोज किसने की। तो काफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपने बकरियों की अनोखी उड़द कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी एक सदाहरित पौधे की फलियां को चख कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। इसके आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया, ठीक है। अब देखिए चाय की बात करते हैं दोस्तों। तो चाय की बात करते हैं तो चाय में बगानों उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब देखिए कृषि का विकास, यहाँ देखिए चाय की रोपण कृषि को दिखाया गया है दोस्तों। चाय की रोपण कृषि को यहाँ दिखाया गया है। देखिए ये देखिए यहाँ पे सब चाय की रोपण कृषि कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए कृषि का विकास कैसे होता है। कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किया जाने वाले प्रयासों में से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास के लिए एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों द्वारा है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटे जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के, तो भारत का एक फॉर्म यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से एक फॉर्म लिया गया है, देखिए यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है। 1 हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है, उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार के वर्षों के एकांतर में खरीदता है। उसकी भूमि उर्वरक है। वह बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी और कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेतों की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी
बैलों की खेती से जोतने की परंपरा विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय और कृषक गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देते हैं। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को देखने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास में लिए कुछ कदम उठाए हैं। यहाँ पे देखिए भारत का खेत है ये दोस्तों, ये देखिए भारत के, ये एक कंपैरिजन किया जा रहा है भारत के खेतों की और यहाँ के किसान कैसे करते हैं खेती को, और अमेरिका के किसान कैसे करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फर्म देखते हैं हम। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फर्म का औसत आकार भारतीय फर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूप फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित अयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़क पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। उससे पर्याप्त पोषक है या नहीं है। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने के मशीनों, समतल संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह। इसके बाद दोस्तों अभ्यास दिया गया है, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से एक आराम वे में समाप्त किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको विभिन्न आयाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ एक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ के किसान की तुलना दिखाई गई है। वहीं पे हमारे देश में कौन कौन सी कृषियाँ होती हैं, या फिर विश्व में कौन कौन सी कृषि प्रचलित है, इनकी चर्चा की गई है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्किप मत कीजिए दोस्तों वीडियो, क्योंकि स्किप करेंगे तो हमारी मेहनत जो है स्किप करेंगे तो काफ़ी जो है सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो वही एक हमारा फल है हमारी मेहनत का, ठीक है। धन्यवाद।